हेलो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कन्वेक्स। तो इन दोनों पे हम ऑब्जेक्ट को किस किस पोजीशन पे रखेंगे तो हमारा इमेज क्या क्या फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं इमेजेस फॉर्म बाय आपका कॉनकेव मिरर। यहाँ पे अब हम कॉनकेव मिरर से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कॉनकेव मिरर ड्रा करें, ठीक है, हमारा सेकेंड साइड क्या है, कोटेड है। अभी हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे क्या होता है इसका, ये आपका पोल हो गया, इसके बाद आपका ये फोकस हो गया, फिर आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द आपका कर्वेचर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, F इक्वल टू R/2। हम लोग ये डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड आ जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, आपका थर्ड आ जाएगा साइज ऑफ इमेज, एंड आपका हो जाएगा नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो क्या क्या पोजीशन हो सकता है ऑब्जेक्ट का हमारा, या तो ऑब्जेक्ट पोल और एफ के बीच में हो सकता है, कहीं भी एनीवेयर, या फिर एट द पॉइंट एफ पे होगा, या तो हम फोकस पे रख सकते हैं, या फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन होगा, या फिर बियॉन्ड सी होगा यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या फिर इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है ना। तो हमारे कितने पोजीशन बन गए। अगर हम यहाँ पोजीशन की बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन आता है बिटवीन पोल एंड आपका हो जाएगा एफ, एफ मीन्स फोकस, ठीक है। तो पोल और फोकस हो गया। सेकेंड क्या हो जाएगा, एट एफ हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, एट सी। फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी, एंड आपका हो जाएगा एट इन्फिनिटी। तो हमारे इतने ऑब्जेक्ट के पोजीशन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ले, फर्स्ट पोजीशन क्या है, आप ऑब्जेक्ट को जब पोल और एफ के बिटवीन रखते हैं, सपोज करिए हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइट रे जाती है तो कहां से पास करती है, ये आपका फोकस से होके जाती है, क्लियर है। तो आपका ये फोकस से होके चला गया, ठीक है। और अगर कोई पोल से होके जाती है, लाइट रेज अगर पोल से पास करती है, यहां पे पोल से ड्रा करते हैं, उसी एंगल से आपका जिस एंगल से होता है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इधर क्या होता है, ए यहां पे ये जाके वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश, आपका ए बी आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ए बी अगर ऑब्जेक्ट है और पोल और एफ के बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है तो इसका इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, और ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल मीन्स क्या होता है, एक होता है आपका रियल इमेज होता है, एक होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज वहां पर होता है जहां पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज डायरेक्टली मीट करती है। यहाँ पे क्या हम अज्यूम करते हैं, यहाँ से जब हम देखते हैं तो क्या होता है, ये दोनों लाइट रेज पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे क्या होता है, केवल हमें अपेयरिंग होता है कि पीछे जाके क्या होगी, मीट हुई है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। अगर यहाँ पे देखें तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है,
यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ पे साइज ऑफ इमेज क्या है, यहाँ पे साइज ऑफ इमेज क्या है, एनलार्ज होता है। यहाँ पे अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हो जाएगा ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। जब यहाँ पे लार्ज है तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीफाइड है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज हो गया। अगर हम अब सेकेंड की बात करें, एट द पॉइंट एफ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इमेज थोड़ा और इधर बना लेते हैं। सेकेंड है आपका एट द पॉइंट एफ। अगर एफ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका पोल है और ये आपका अब जब हम इसको एफ पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये फोकस होके जाएगा, जो पैरेलल लाइट रेज होगी, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस होके रिफ्लेक्ट होने के बाद पास करेगी, और जो आपका यहाँ पे जो इमेज होगा क्या होगा, ये जाके आपका इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है ना, इधर जाके इन्फिनिटी पे बनेगा, और जो इमेज फॉर्म होगा क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना, और ये रियल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो जो एट द पॉइंट एफ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इसका इमेज जाके इन्फिनिटी पे बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा आपका ये हो गया रियल, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है ये डायरेक्टली जाके कहीं ना कहीं मीट करेगी, बट ये जहाँ पे मीट करेगी क्या होगा, ये इन्फिनिटी पे मीट करेगी। तो ये आपका हो गया रियल, ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ पे इमेज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये इन्वर्टेड हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड रहेगा, ठीक है। अब थर्ड लेते हैं बिटवीन एफ एंड सी। जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में प्लेस होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे आपका एक फोकस है। अब इसके बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो क्या होगा, ये आपका फोकस से हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बनेगा क्या हो जाएगा, ये आपका बिटवीन अगर एफ एंड सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, जो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के आफ्टर, यानी इसके बियॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज क्या है, ये भी आपका एनलार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा, यानी ये भी आपका सेम एज ए रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। अगर एट सी पे देखेंगे, अब नेक्स्ट पोजीशन क्या है, एट सी। अब यहाँ पे सी पे अगर लेते हैं, ये आपका पोजीशन, आपका फोकस है। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है, अगर जो
प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट रेज होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर पास करती है, और जो फोकस से होकर गुजरती है वो क्या से जो फोकस से पास होती है रिफ्लेक्टेड होने के बाद आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल इमेज फॉर्म होगा, और क्या होगा फॉर्म, इसका पोजीशन क्या होगा एट द सी, यानी अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो उसका जो पोजीशन होगा इमेज का वो भी एट द सी होगा। तो यहाँ पे पोजीशन क्या होगा, ये भी एट सी पे ही फॉर्म करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल साइज हो जाएगा। इक्वल साइज हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वहां यहाँ पे इमेज की भी साइज सेम होगी, ठीक है ना। जब ये साइज सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये रियल तो होगा ही, इन्वर्टेड भी होगा, ठीक है ना, रियल और इन्वर्टेड होगा, और यहाँ पे सेम साइज हो जाएगा, ठीक है ना। सेम साइज में जो मैग्निफिकेशन क्या होगा 1 होगा, क्योंकि जो आपका हाइट ऑफ इमेज होगा इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो द मैग्निफिकेशन इज 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम बियॉन्ड सी रखें, बियॉन्ड सी का मतलब, अब यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन लेते हैं इसका। अब सपोज करिए कि ये आपका फोकस था और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, आपने इमेज को रख दिया बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे क्या इमेज फॉर्म होगा, इसको थोड़ा सा हाइट छोटा कर दें, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा, ठीक है, और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है वो क्या होता है उसी पास से रिफ्लेक्ट होके उसी पास से सेंड बैक भी हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ फोकस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका डिमिनिश्ड हो गया। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी, और इन्वर्टेड रहेगा, रियल रहेगा, ठीक है ना। लेकिन पोजीशन क्या होगा इमेज का, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर हो जाए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बिटवीन फोकस एंड सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो साइज हो जाएगा ये आपका डिमिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड, और आपका जो मैग्निफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा a लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका आपके जो ऑब्जेक्ट साइज से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इमेज साइज होगा वो छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इन्फिनिटी। अगर हम किसी चीज को इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है ना, इसका इमेज अब यहां फॉर्म कर लेते हैं। सपोज करिए कि हमारा ये कैम मिरर है, ये आपका पोल था, ये आपका एफ है, ये आपका सी है, कोई हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। कोई हमारा इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को कहां पे हम इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे। अब यहां प्लेस करेंगे तो इसके लिए क्या कर लेंगे, इसको पोल से जाएगा तो क्या होगा आपका रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ सेम होगा, और ये आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो साइज बनी कहाँ पे होगा, ए फोकस पे ही होगा, ठीक है ना। अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज कहाँ पे हमेशा फॉर्म होगा, फोकस पे, यानी इस वाले कंडीशन में एट आपका हो जाएगा एफ। अब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत ही छोटा साइज का होगा। ये आपका हो गया हाईली डिमिनिश्ड। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रियल और इनवर्ट। अगर आप चार्ट को देखें, ठीक है ना, हमारा जितने भी पोजीशन है या तो एफ पी के बीच में है, या तो एफ पे है, या तो एफ एंड सी के बीच में है, या फिर एट द पॉइंट सी पे है, या बियॉन्ड सी है, या इन्फिनिटी में। तो इसमें अगर देखें तो एक में हमारा वर्चुअल इमेज हो रहा है। वर्चुअल इमेज का मतलब ये आपका सीधा बन रहा है, बस
जो वर्चुअल इमेज होता है हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज है, बाकी सारे में क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। लेकिन इसमें मैग्निफिकेशन क्या है, इसमें मैग्निफिकेशन आपका लेस देन 1 भी है, इक्वल टू भी 1 है और ग्रेटर देन भी 1 है, ठीक है। केवल एक कंडीशन में यहाँ पे यम जो है ये पॉजिटिव है वैल्यू, जब ये वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड होता है, ठीक है ना। जब वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव में ग्रेटर देन 1 होता है। बाकी आपका रियल इन्वर्टर जब मैग्नीफाइड करता है तो ये आपका निगेटिव वैल्यू में ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं अब यहाँ पे हमने इमेजेस फाउंड बाय कैन मिरर, अब हम लेते हैं यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में केवल 2 टाइप के ही इमेज फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। हम या तो इंफिनिटी पे शो करते हैं या फिर कहीं भी एनीवेयर रख दें, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको हम इरेज कर दें। अब हम कन्वेक्स मिरर पे पोजीशन लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन क्या है, एनीवेयर पॉइंट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, ठीक है। और सेकेंड क्या हो जाएगा, एट इंफिनिटी। अगर यहां पे हम आपका कन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ये आपका पोल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका फोकस है और आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम कहीं भी रखें इमेज ऑब्जेक्ट, यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट है जो कि तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, फोकस से होकर पास करेगी, ठीक है। तो इसका ये फोकस से होके जा रही है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेम उसी पास से सेंड बैक हो जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो यहां पे जो इमेज होगा क्या होगा, इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लेकिन क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है ना। ये डिमिनिश्ड होगा और बिटवीन क्या होगा, पोल एंड एफ होगा। हम कहीं भी रखें, यानी पोल से आप मिरर के फ्रंट में आप कहीं भी रखें, आपका इंफिनिटी अगर नहीं है, इंफिनिटी और पोल के बिटवीन है, तो हमेशा जो ऑलवेज इमेज फॉर्म होगा कहाँ होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन ऑफ साइज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अब यहाँ पे साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, ये आपका वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज वहां फॉर्म होता है जहां पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली अगर मीट नहीं करती है, ठीक है ना, तो वहां एक्चुअली अगर मीट करती तो रियल इमेज फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या है, आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, केवल यहाँ से ये अपीयर हो रहा है कि ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है फोकस से होके जा रही है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा आपका वर्चुअल होगा और क्या हो जाएगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखा जाए एट इंफिनिटी, हम अगर इसको इंफिनिटी पे रखते हैं, ठीक है,
कोई भी इन्फिनेटिव पे है, ये आपका सही नहीं बन रहा, बट ये कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है, ठीक है ना। ये आपका फोकस पे बनता है, ये जो आपका डॉटेड लाइन है ये अभी आपका वर्चुअल है, ये क्या है? फोकस पे बनता है। और जो इमेज ऑब्जेक्ट की साइज क्या है? वेरी लॉन्ग है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, यहाँ पे क्या है? हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट फोकस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? ये हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। यानी जो नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल इरेक्ट है, साइज क्या है? हमेशा डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड है। यानी एनीवेयर प्लेस रखेंगे पोल से आप फ्रंट ऑफ द मिरर, तो क्या हो जाएगा? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखें तो ये हमेशा पोल और फोकस के बिटवीन आपका इमेज फॉर्म होता है। और केवल इन्फिनिटी पे जब रखते हैं तो फोकस पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। अगर हम कॉनकेव मिरर जो पहले प्रीवियस में पढ़ा है, अगर उससे कंपेयर करें तो क्या है? इन्फिनिटी पे अगर कॉनकेव मिरर में भी ऑब्जेक्ट रखा जाता था तो उसका भी इमेज हमारा फोकस पे फॉर्म होता था। और कन्वेक्स मिरर में भी अगर कोई इन्फिनिटी पे है तो वहां भी हमारा फोकस पे ही फॉर्म होता है, ठीक है ना। यहाँ भी फोकस पे ही फॉर्म होता है, वो भी आपका हाईली डिमिनिश्ड था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या है? लेस देन 1 है, क्योंकि हमेशा ये डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है और पॉजिटिव में है, अगर मिरर का नेम ना भी दिया हो, अगर लेस देन 1 और आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में है तो हमेशा वो कॉन्वेक्स मिरर ही होगा, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है और पॉजिटिव में है तो इसका मतलब वो आपका कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं, अब इस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं मिरर के ऊपर। ये थिन बार लेंथ ऑफ f/3, जिसकी लेंथ की लंबाई क्या है? एक हमारा पतला छड़ है जिसकी लंबाई हमारा f/3 मीटर है। इज द प्लेस द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ ऑफ f मीटर। यहाँ पे फोकल लेंथ भी उसका f मीटर दिया हुआ। द रियल एंड मैग्निफाइड इमेज फाउंड विद जस्ट टच द पोजीशन ऑफ बार, फाइंड द मैग्निफिकेशन। यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारा थीन बार है यानी पतला छड़ है जो कि कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, जिसका जब इमेज फॉर्म हो रहा है तो जो इमेज है वो आपके जो ऑब्जेक्ट है यानी जो बार है उससे टच कर रहा है। आप सपोज करिए इसका अगर हम फिगर बनाएं तो हमारा ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर हो गया। अब यहाँ पे हमारा पोल है, हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब सपोज करिए कि यहाँ पे एफ है, फोकल आपका फोकस है, और यहाँ पे इसका आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हमको यहाँ पे इस जो थीन बार है, जो बार है, इसको इस तरह प्लेस करना है कि जो इसका इमेज होगा इससे टच कर रहा है। अब सपोज करिए इससे टच कब करता है? जब हमने पढ़ाया था जस्ट प्रीवियस में वीडियो में कि यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उसका पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। यानी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा तो पॉइंट भी यहीं पे बनेगा। इसका मतलब कि वो जो हमारा थीन बार है वो कैसे रखा गया है? उसका एक जो एंड है, जो इसका एक एंड है आपका वो सी से है और दूसरा एंड क्या है? फोकस साइड की तरफ है। तो इससे जो आपका इमेज फॉर्म होगा क्या होगा? ये भी इसका जो ए पॉइंट जो सी पे है तो ए पॉइंट भी क्या हो जाएगा? आपका सी से टच में होकर बनेगा। मान लीजिए आपका इमेज है, अगर यहाँ पे इसको ए बी कर ले तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए डैश, तो यहाँ पे जो ए और ए डैश है ये क्या है? एक दूसरे से टच कर रहे हैं, क्योंकि अगर पॉइंट सी पे अगर ए है तो पॉइंट सी पे ही ए डैश भी होगा। और जो हमारा बी है ये आपका यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ क्या दिया हुआ? f/3 मीटर, ठीक है। हमको फाइंड करना है मैग्निफिकेशन, यानी जो इसका लेंथ होगा इमेज का, ठीक है ना।
तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा। हमने क्या पढ़ा था, यम इक्वल टू पढ़ा था एच आई बाई, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है मिरर के लिए क्या होता है माइनस v बाई यू। तो ए आपका जो है ए वर्टिकल है, ठीक है ना, ए हाइट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीनियर आपका मैग्नीफिकेशन है, तो हमको यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है थीन बार दिया हुआ है, पतला है। अगर एक थीन बार है तो यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है इसको निग्लेजिबल है, यहाँ पे जो होगा हमको ई बताना है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हमको बताना है ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ई बी, ये हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर इसकी पॉइंट सी पे है तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ गिवन है, आपका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ एफ है, एफ मीटर, ये आपका गिवन है। तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस क्या हो जाएगा, आपका 2f हो जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, पोल तक का 2f हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u। तो अगर हम यहाँ पे u ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अगर हम पोजीशन b की बात करें, ठीक है ना, हमारा जो पोजीशन b होगा कहाँ पे होगा, ए आपका 2f है, उसमें से अगर f माइनस 3 अगर माइनस कर दे तो हमारा पोजीशन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2f माइनस f बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5f/3। हमारा जो पोजीशन b है ये हमारा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू ले सकते हैं, u इक्वल टू माइनस 5f/3। ये क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा साइन कन्वेंशन जो हमने पढ़ा था क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा लाइट रेज है उसके अगेंस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारा u इक्वल टू माइनस 5f/3 हो जाएगा। हमारा f दिया हुआ f भी क्या हो जाएगा, ये माइनस f हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे फार्मूला फिट कर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख ले तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो v इक्वल टू हो जाएगा uf/u माइनस f, ठीक है ना। ये डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ v इक्वल टू हो जाएगा uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। इसको कॉपी पे राइट आउट कर रहे हैं, राइट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमको यहाँ पे u फाइंड हो गया, हमें यहाँ पे f फाइंड करना था। f इक्वल टू क्या हो जाएगा u इंटू एफ, u क्या गिवन है, यहाँ पे क्या है माइनस 5f/3 मल्टीप्लाई बाई माइनस f और डिवाइड बाई u माइनस f। u क्या है माइनस 5f/3 माइनस f, तो माइनस आपका माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर लें, यह आपका v है, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, v, यानी हमको इमेज कहाँ पे इसका, अगर b पे है तो यहाँ b डैश क्या होगा, पोजीशन आप हमको b डैश है, तो b डैश का पोजीशन हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा v होगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा माइनस 5/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, f स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3f माइनस 5f, यानी माइनस 2f डिवाइड बाई 3। यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे f से एक f भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5f/2। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये निगेटिव बता रहा है कि हमारा इमेज भी क्या होगा, फ्रंट ऑफ मिरर ही होगा, यानी इसी साइड होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा पोल से, ये हो जाएगा 5f/2, ठीक है। अब इसको इरेज कर दे रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5f/2 हो गया, ठीक है। अब हमको मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन m होगा a डैश b डैश डिवाइड बाई ab। हमारा ab क्या पहले से गिवन है f/3 है,
तो यहाँ ए बी इजकल टू हमारा F/3 मीटर है, और हमारा ए डैश बी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इजकल टू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या है 2F, और टोटल क्या है 5F/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5F/2 माइनस 2F इजकल टू क्या हो जाएगा F/2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है F/2, तो F/2 और डिवाइड बाई F/3, यहाँ तो F से F कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो गया m इक्वल टू 1.5, यानी जो अगर ये जिस लेंथ का है इस लेंथ में 1.5 टाइम्स ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना था, मैग्निफिकेशन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब हमारा लाइट ट्रेवल करता है अगर एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में जाता है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो जब उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो इस जो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। तो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर लिखा तो क्या, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ light rays when it passes through one medium to another obliquely is called refraction of light। यहाँ पे जब हमारा लाइट रेज का जब डायरेक्शन चेंज होता है, जब वह एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली इंटर करता है तो उसमें उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, इसको एग्जांपल से समझने के लिए क्या करते हैं, अगर एक ग्लास का स्लैब है, इसको आप कॉपी पे राइट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रेज करता हूं। अगर हम यहाँ पे एक ग्लास का स्लैब लेते हैं, ठीक है ना, आपका ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है ना, ये हमारा क्या है आपका, ये डेंसर मीडियम, ये हमारा रेयर मीडियम। क्या है, जब हम यहाँ पे कोई लाइट रेज ऑब्लिकली यानी तिरछा जब इसके सरफेस पे इंटर करता है, क्या होता है, अगर ये डायरेक्टली इंटर करे तो क्या होता है, सीधे पास होके निकल जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा मीडिया क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हमारा ये रेक्टेंगुलर जो ग्लास स्लैब हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है, एक डेंसर मीडिया है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाए, यहाँ पे सपोज करिए नॉर्मल ए एन और ए एन एस, ठीक है ना, जब ये रेयर मीडिया से जब डेंसर मीडिया जाता है तो क्या होता है, ए नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली में इसका पाथ क्या होना चाहिए, एक्चुअली में इसका पाथ होना चाहिए ए होना चाहिए, बट क्या हुआ, ये थोड़ा सा बेंड हो गया। तो ये नॉर्मल के साथ अगर सपोज करिए ये आई एंगल है तो इधर क्या हो जाएगा, ये आपका आर एंगल। फिर जब ये यहाँ पे इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर एक नॉर्मल फिर बनाया जाए, सपोज करिए ये N1 है और ये आपका N1 डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, ये आर जो इधर है तो यहाँ भी आर एंगल होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे फिर आपका जब यहाँ पे डेंसर से फिर लेयर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसको बोलते हैं, आपका ए वाला जो रे हो जाएगा इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ए आपका हो जाएगा इमर्जेंट रे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका ओरिजिनल रे वाला पाथ यही है। इसके बीच का जो ये होता है, ठीक है ना, ये आपको बोलते हैं इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हम यल से डोनेटेड कर दें, ठीक है ना, तो हमारा जो ये डिस्टेंस है इस पे से जो यहाँ पॉइंट से इस आपका ओरिजिनल रेस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे और आपका जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज करिए हमारा मीडियम 1 है, ठीक है, ये आपका n1 है और ये आपका n2 है, इस मीडियम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब लाइट रेज यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, व्हेन लाइट रे goes from rarer medium into denser medium, it bends towards the normal। अगर लाइट रे हमारा रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो क्या होता है, ये बेंड हो जाता है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या आपका इंसिडेंट रे, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, आपका ए वाला डायरेक्शन है, बट ये क्या हो गया, बेंड हो गया किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो व्हेन द लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या, व्हेन लाइट रेज goes from denser medium into rarer medium, it far away from नॉर्मल, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, नॉर्मल से दूर हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या, जब ये डेंसर से जब रेयर की तरफ जा रहा तो क्या हो रहा, इसका जो ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बट ये क्या हो गया, ये उससे नॉर्मल से और दूर है। यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल आपका जो इमरजेंट एंगल है क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे जो आपका ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जो ग्लास लिया गया है ये यूनिफॉर्म ग्लास है, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा क्या होगा, जस्ट आपके आई एंगल के इक्वली होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है ना। इसको आप कॉपी पे राइट कर लीजिए। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसकी क्या है, अगर इसके फर्स्ट लॉ देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल और आपका एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे लाई क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है ना। अगर एक्स वाई प्लेन है तो सारे एक्स वाई प्लेन में होंगे, वाई जेड है तो वाई जेड प्लेन में होंगे और एक्स जेड है तो एक्स जेड प्लेन में होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे refracted ray and normal to the interface at the point of
incidence are lie in the same plane, ठीक है ना, सारे सेम प्लेन में होंगे। और इसका जो सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ आल्सो नोन एज स्नेल लॉ, इसी को हम बोलते हैं स्नेल लॉ ही बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ the ratio of the sine of the angle of incidence and the sine of the angle of refraction is constant for a given pair of medium, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड लॉ जो स्नेल लॉ है वो बताता है कि जो रेशियो है, ठीक है ना, जो इंसिडेंस एंगल का साइन और आपका जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसका जो साइन है, दोनों का जो रेशियो है क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट है। बट जो आपका गिवन मीडिया है ये क्या होना चाहिए? आपका फिक्स होना चाहिए फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर आपका मीडिया चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या है? आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको कॉपी पे राइट कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज कर लेते हैं। इस क्या है? साइन आई बाई आपका साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो वैल्यू क्या होती है? इसको हम बोलते हैं 1 and 2, ठीक है ना। यहाँ पे जो n है इसकी इक्वल टू, हम इसको n भी बोलते हैं। n क्या है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। ये क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ जो n 1 and 2 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, आप मीडिया 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडिया 1। यहाँ पे इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक आपका होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर यहां पे देखा जाए तो क्या है? 1 and 2 इक्वल टू हो जाता है n2 बाई n1। यहाँ पे जो n2 क्या है? ये आपका जो मीडिया 2 है, ठीक है ना, जिसको हम कह रहे हैं अगर डेंसर मीडिया जो भी, तो यहाँ पे जो मीडिया 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यहाँ n2 है। और आपका जो फर्स्ट रेयर मीडियम था इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 है। तो यहाँ पे n2 है, तो यहाँ पे n2 क्या? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? वैक्यूम। हम जब किसी मीडिया का जब हम वैक्यूम के रिफरेंस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो n2 है क्या? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू द, यहाँ पे n2 जो है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है ना। जब हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडिया का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट हम दो मीडिया को एक दूसरे से जब कंपेयर करते हैं तो उसमें जो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1n2, जिसको हम n से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 1n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका जो है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडिया 1, उसको बोलते हैं 1n2। अगर यहाँ पे 2n1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो राइट में होता है, ठीक है ना, इसको हम 1n2 से भी डिनोट कर देते हैं और इस तरह भी डिनोट करते हैं। तो जो फर्स्ट डिजिट है यानी a और a दोनों एक ही है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है ये बताता है कि कौन से मीडिया का किसके रिस्पेक्ट में है। अगर यहाँ 1n2 इस तरह लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्लियर है कि जो राइट में है यानी मीडिया 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडिया 1 के रिस्पेक्ट में है। अगर 2n1 है तो इसका मतलब मीडिया 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडिया 2 के डिफरेंस में है, ठीक है ना, रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू क्या है 1n2, यानी यहाँ पे जब हमारा इंसिडेंट रे क्या है, अगर इंसिडेंट रे अगर n1 मीडिया में है, n1 मीडियम से पास करती है और n2 मीडिया में इंटर करती है, तो ये होता है 1n2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n2 बाई n1 इक्वल टू n2 बाई n1 का जो भी रेशियो आएगा। अब सपोज करिए n है तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n हो गया। क्लियर है। अब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n, तो हमारा ये हो गया फार्मूला, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे अब बात करें, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1n2 इक्वल टू क्या है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे हमारा मीडियम है फर्स्ट है, हमारा मीडियम क्या है आपका 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर स्पीड इसकी v1 है और इसकी v2 है, ये आपका हो जाएगा 1n2 इक्वल टू v1 बाई v2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अगर यहाँ पे एयर जो रेयर मीडियम है, अगर हमारा एयर और ग्लास हो तो एयर में क्या होगा, हमारा एयर में स्पीड, इसका मतलब जो डेंसर मीडियम होता है उसमें हमारी स्पीड क्या होती है, जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वहाँ पे स्पीड क्या होती है हमारी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्पीड कम होता है क्या, इसके जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसी के यहाँ पे v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू यहाँ पे अगर वैल्यू आपका n है तो क्या हो जाएगा v1 बाई n, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसी के रेशियो में इसकी जो स्पीड होगी लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, ये कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या n2, तो n2 क्या है, n2 इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये मीडियम चाहे आपका ग्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे n2 क्या है हमारा, एक एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो एब्सोल्यूट जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमारा वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है और पर्टिकुलर जिस मीडियम का हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उस मीडियम में हमारी लाइट की स्पीड क्या है, दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बट यहाँ पे 1n2 यानी हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो यहाँ पे क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, यानी जो एक पहला होता है वो ऊपर होता है और जो दूसरा होता है क्या होता है नीचे होता है। इसीलिए हमारा जब डेंसर मीडियम में होता है तो हमारा क्या होता है, लाइट की स्पीड घटती है, ठीक है ना, डिक्रीज होती है विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। अगर हमारा एयर में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो डेंसर मीडियम में जाने पे डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पे अगर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, हमको यल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम इसको सपोज करिए यहाँ पे ऐसे मिला दें, अब यहाँ पे हमने इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया और यहाँ पॉइंट का नाम हमने सी कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने कर दिया डी, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे एंगल आर है और इसकी अगर हमारा थिकनेस सपोज करिए क्या है
टी ले लिया, ठीक है ना। जो हमारा ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर टाइप का ग्लास स्लैब है, उसका जो थिकनेस हमारा टी है। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी, हमारा ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो क्या है हमारा, ये क्या है, ए बी अपान ए सी, यानी हम लिख सकते हैं cos r इक्वल टू ए बी अपान ए सी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ए बी इसका बेस हो जाएगा और ए सी क्या है इसका आपका हाइपोटेनस। तो ए बी अपान ए सी, तो ए बी क्या है हमारा टी के इक्वल है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं cos r इक्वल टू टी अपान ए सी, ठीक है ना। अब हम ट्राइंगल देखते हैं ए सी डी में, ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी ट्राइंगल में क्या हमारा ये यल है, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ए एंगल आर है तो हमारा ए वाला एंगल क्या होगा, हमारा एंगल सी ए डी, हमारा एंगल सी ए डी इक्वल टू हो जाएगा, आपका ये आई है तो यहाँ पे पूरा एंगल क्या होगा, ए भी आपका आई होगा। आई में से अगर ए आर वाला एंगल माइनस हो जाए तो हमारा सी ए डी वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। तो एंगल सी ए डी इक्वल टू लिख सकते हैं आई माइनस आर, ठीक है ना। हमारा एंगल सी ए डी इक्वल टू आई माइनस आर। अभी हमारा आई माइनस आर है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन आई माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई इसका हाइपोटेनस, यानी सी डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए सी। सी डी क्या है आपका, यल है, यही आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो यल डिवाइड बाई ए सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते, जो हमारा ये सपोज करिए आपका इक्वेशन फर्स्ट फाइंड हुआ और ये आपका इक्वेशन सेकेंड फाइंड हुआ। अब अगर हम इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा। अब इसको हम यहां पे इरेज कर लें थोड़ा, ठीक है, इसको आप कॉपी पे राइट कर लीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ यल, यहाँ पे क्या था, यल बाई ए सी डिवाइड बाई टी बाई ए सी। ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी से ए सी जब कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। अगेन लिख सकते हैं साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर इक्वल टू यल बाई टी। तो अब यहाँ पे यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है यल इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस। हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या हो गया, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हो जाएगा टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर, ठीक है। तो हमारा ये होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब देखते हैं क्रिटिकल एंगल एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, हमने पढ़ा था साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 and 2। ये आपका होता है n होता है, या इसी को हम कह देते हैं n2 बाई n1, ठीक है ना। यानी अगर 1 and 2 है तो क्या होता है n2 बाई n1। अगर 2 n1 है तो क्या लिखते हैं n1 बाई n2, ठीक है ना। तो 1 n2 इंटू 2 n1 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 क्या हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि n2 बाई n1 मल्टीप्लाई बाई n1 बाई n2 क्या हो जाएगा 1, यानी ठीक है ना 1 n2 इंटू 2 n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ang इंटू bn w इंटू w n a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1।
यहाँ पे एन जी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एन जी बाई एन ए मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा एन डब्ल्यू बाई एन जी मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा एन ए बाई एन डब्ल्यू। यहाँ पे एन जी क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। यहाँ पे आपका जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है, एबव पार्ट होता है आपका, ये न्यूमरेटर पोर्शन होता है, आपका डिनोमिनेटर है। तो ए एन जी अपॉन एन ए, एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, एन ए अपॉन एन डब्ल्यू, यहाँ पर इसमें कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे, हमेशा 1 हो जाएंगे। तो इस फार्मूला का भी यूज आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं अब क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। तो हम यहाँ पे दो मीडियम लेते हैं। सपोज करिए हमारा एक ये आपका ये डेंसर मीडियम है, हमारा ये आपका लेयरल मीडियम। अगर हमारी लाइट रेज ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अगर हमारा ट्रेवल कर रही है तो क्या होगा, एक नॉर्मल अगर ले लें तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या होगा, ए होगा। बट ये क्या होता है, अगर डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होती है, ए बेंड्स अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। तो नॉर्मल से दूर जाएगी तो क्या होगा, इस तरह का पाथ बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा ए आपका एंगल आर हो गया और हमारा ए एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम आई एंगल, ठीक है ना, इसको हम और बढ़ाएं, ठीक है। अब यहां पे सपोज करिए इसको हम ए करते हैं, क्या होगा, अगर आई एंगल को और इंक्रीज करें तो ए और बेंड होगा। एक समय ऐसा होगा कि बेंड होकर क्या हो जाएगा, ए आपका अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, ठीक है ना। यानी यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन अगर हम यहाँ पे इंसिडेंस एंगल चेंज करते हैं, अगर इससे अगर हमारा जो आई डिग्री से हमारा और इसको यहां कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री है, अगर फिर इंसिडेंस एंगल को अगर हम फिर इंक्रीज करते तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होगा ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। मींस यहाँ पे जो आपका इंसिडेंस एंगल है और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन एंगल है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वह एंगल है, यानी उस इंसिडेंस एंगल के इक्वल है जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री है। तो यहां पर अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल of equal to the इंसिडेंस एंगल, इसको लिख देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस when the angle of refraction will be 90 डिग्री, ठीक है ना। जब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 90 डिग्री हो जाता है तो जो हमारा इंसिडेंस एंगल है उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। ये हर मीडिया के लिए अलग होता है। जैसे हमारा क्राउन ग्लास है, ठीक है, हमारा जो क्राउन ग्लास है इसके लिए होता है 41.14 डिग्री, ठीक है ना। एंगल क्या होता है, 41.14 होता है। हमारा जो डायमंड है इसके लिए अबाउट होता है 24.21 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट। जो हमारा वाटर है उसका होता है लगभग 47, क्या होता है 40। तो यहाँ पे जो क्राउन ग्लास है
इसका जो क्या है क्रिटिकल एंगल, यानी इस एंगल के बाद जैसे एंगल इंक्रीज होगा क्या होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रही है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, ठीक है ना। इसी तरह डायमंड का 24.21 है और वाटर का अबाउट लगभग होता है 48.7 के आसपास होता है। तो ये डिग्री, यानी इस एंगल के बाद जैसे इस एंगल से अगर हम आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी आई जो एंगल है इंक्रीज करेगा, तो इसके बाद क्या होगा, जिस मीडियम से हमारा लाइट ट्रेवल कर रही है उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमारी जनरल लाइट क्या होता है, जब हमारा एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो क्या होता है, या तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंड्स अवे द नॉर्मल। बट यहाँ पे क्या है, जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल करी उसी मीडियम में रिटर्न हो जा रही है, यानी टोटल रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्ट क्यों होती है, जब हम लाइट को इस एंगल से ज्यादा एंगल पे हम ऑब्लिकली अगर यहाँ पे फॉल कराए मीडियम में, तो यहाँ से क्या होगा, वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल ना करके क्या होता है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है वह एंगल जिसपे रिफ्लेक्शन एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जिससे अगर हम एंगल को कम करते हैं तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगा, बट इस एंगल से जब हम ज्यादा रखते हैं यानी इंक्रीज करते हैं तो यहाँ रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी फिनिश हो जाती है और इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या था, हमारा फार्मूला था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 n2। यहाँ 1 n2 तब लेते थे जब हमारा फर्स्ट मीडियम क्या था, अगर सपोज करिए इसका जो n2 है और ये हमारा क्या है n1 है, और यहाँ क्या है जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है ग्रेटर देन n1 है, क्योंकि n1 हमारा क्या रेयर मीडियम है और हमारा डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम का हमेशा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ग्रेटर होता है रेयर मीडियम से, तो n2 इज ग्रेटर देन n1। यहाँ पे जो साइन आई अपॉन साइन आर था फार्मूला में हम लोग डिराइव किए थे, तो जो आई था क्या होता है, आई हमारा ए एंगल है और जिस एंगल से जाते हैं, अगर यहाँ पे मीडियम में क्या होता है, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल में मीडियम क्या है n2 है, यहाँ पे n1 है, यानी n2 से n1 में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 n2 ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 n1 हो जाएगा। वहां पे क्या था, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा था, मीडियम n1 था n2 था, तो वहां 1 n2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 n1, यानी n1 तो हमने बताया था 1 n2 इसका टू क्या होता है 1 अपॉन 2 n1। अगर 1 n2 इसकल टू अगर n है, अगर 1 n2 इसकल टू n, तो 2 n1 इसकल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन n, बिकॉज हमने बताया था 1 n2 मल्टीप्लाई बाई 2 n1 इसकल टू क्या होता है 1 होता है। तो 1 n2 इंटू 2 n1 इक्वल टू 1, तो 2 n1 इक्वल टू 1 अपॉन n। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन n हो जाएगा। अगर r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन आई बाई क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इक्वल टू 1 बाई n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू 1 अपॉन n, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन n। हमारा ये जो आई है क्या, ये बता रहा है कि हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होगा। क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल जो हमारा इंसिडेंस एंगल है आई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन n, वेयर द n इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन हमारा आई इक्वल टू हो गया था 1 अपॉन n। हमारा पे यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल है क्या हो गया, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। जहां क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल, अब इसको डिनोट किससे करते हैं, c से करते हैं। तो यहाँ आई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन c इक्वल टू 1 अपॉन n। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन n। n क्या हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन c, ठीक है ना। अगर हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, यानी हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू
विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसको बोलते हैं n, यानी 1 and 2 इक्वल टू हमारा n था। तो यहाँ पे n फाइंड करने के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी, और साइन सी इक्वल टू क्या था 1 अपॉन n था, और c इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स 1 अपॉन n है। ठीक है ना, तो ये हमारे फार्मूला हो गए, जहाँ पे c हमारा क्या है क्रिटिकल एंगल है। यहाँ पे क्या था हमारा आई था इंसिडेंस एंगल, लेकिन यही इंसिडेंस एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल कब हो जाता है, जब हमारा एंगल ऑफ जो हमारा रिफ्लेक्शन हो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट लेते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इफेक्ट देखें तो फर्स्ट क्या एग्जांपल है, स्टिक पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। यहाँ पे अगर हमने एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई हमारा सपोज करिए स्टिक या पेंसिल है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे पेंसिल ले लें, अगर यहाँ से अगर लाइट रेज जा रही है, ठीक है, सपोज करिए हमारी ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है। अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ले, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए, बट क्या है ये हमारे डेंसर मीडियम है, ये वाटर है, तो क्या होगा ये आपका डेंसर मीडियम है, और हमारा ये क्या है रेयरर मीडियम है। क्या होगा ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा। ठीक है ना, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा ए, अगर हमारा आंख अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मीट कराएं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मीट हो जाएगा। तो यहाँ पे पेंसिल का जो टिप यहाँ पे था, यहाँ पे पेंसिल का टिप क्या हो जाएगा ऐसे बेंड टिप होगा। ठीक है ना, तो हमको ये पेंसिल क्या होगी ये बेंड दिखाई देगी। ठीक है ना, ये किस वजह से होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या हो जाती है, लाइट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है। इस चेंज होने की वजह से जो पेंसिल का यहाँ पे टिप है वो टिप हमें क्या होगा ऊपर होगा। तो जो हमारा अपरेंट हाइट पेंसिल का, ठीक है ना, ये क्या है ये आपका रियल हाइट से कम हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे टिप का पोजीशन क्या है, अगर यहाँ टिप का पोजीशन अगर एच हाइट है और यहाँ पे क्या है एच डैश है, तो एच डैश लेस देन एच हो गया, यानी जो रियल हाइट है उससे हमारा अपरेंट हाइट क्या होगा एक कम होगा। अगर यहाँ पे हम अपरेंट हाइट और रियल हाइट पे अगर फार्मूला डिराइव करें तो क्या हो जाएगा, अब सपोज करिए कि हमने एक मीडियम ले लिया, ये हमारा डेंसर मीडियम है और हमारा ये रेयरर मीडियम। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा सपोज करिए वाटर है, ठीक है, वाटर जूम कर लीजिए। अब यहाँ पे सपोज करिए इसका ये हाइट, इसका जो तल है बॉटम है, ये सपोज करिए कितना है हमारा एच हाइट। ठीक है, अगर यहाँ से हमारा लाइट रेज पास करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा इससे क्या होगा, जो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है इससे अवे होगा नॉर्मल से। तो यहाँ पे जो ए एंगल बनेगा क्या हो जाएगा, ए आपका आर है और यहाँ पे क्या है ये आई है। ए आपका इंसिडेंस एंगल है और यहाँ पे जो आर क्या है ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है। अगर इसको हम यहाँ से पीछे मिलाएं तो हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ से देखिए, अब सपोज करिए हमारा ये बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सपोज करिए सी पॉइंट है। पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या है आपका इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सी है और यहाँ पे आपका ये डी है। हमारा ए डी क्या है, ए डी इक्वल टू हमारा एच डैश, ये हमारा सपोज करिए एच डैश है क्या हमारा अपरेंट हाइट है, और हमारा जो ए बी है, ए बी जो हमारा क्या है इक्वल टू एच है हमारा ये रियल हाइट। अगर यहाँ का मीडियम जो है इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है और जो हमारा रेयर मीडियम है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, तो यहाँ पे क्या है स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है। देखिए यहाँ पे आई क्या है, आई आपका डेंसर मीडियम से जा रहा है, यहाँ पे रेयर मीडियम में, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे डेंसर मीडियम, वहां पे क्या था रेयर से डेंसर जा रहा था, क्या लिखते थे n2/n1 लिखते थे। ठीक है ना,
तो यहाँ पे जिस मीडियम में आपका इंसिडेंस एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा n1/n2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपका रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा था n2/n1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा n1/n2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये स्मॉल एंगल, ठीक है ना, अगर I एंड R आर स्मॉल एंगल then sin I is equal to I and sin R is equal to R। अगर ये स्मॉल एंगल होता है तो साइन आई की जो वैल्यू होती है आई की इक्वल होती है और साइन आर की वैल्यू क्या होती है आर की इक्वल होती है। बट आई और आर किसमें होना चाहिए, ये आपका रेडियन होना चाहिए। अगर एंगल आई और आर अगर रेडियन में है तो जो अगर स्मॉल है तो आई की वैल्यू साइन आई की वैल्यू दोनों इक्वल होगा। अगर साइन आई इक्वल टू आई होता है तो हमारा टेन आई इक्वल टू भी आई ही होता है, ठीक है ना। इक्वल टू टेन आई इक्वल टू टेन आई। अभी इस प्रॉपर्टीज को हम अगर यहाँ पे यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n2 sin I इक्वल टू n1 sin R। n2 sin I इक्वल टू n1 sin R। अब sin I को क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, तो n2 मल्टीप्लाई बाई आई इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाई R, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी राइट कर लीजिए। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे आए, अगर यहाँ पे एंगल आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए भी एंगल हमारा आई होगा, क्योंकि अगर आपका ए एंगल आई है तो हमारा ए भी एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एंगल आर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एंगल ये भी क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। क्योंकि अगर टू पैरेलल लाइन है, यहाँ पे सपोज करिए एक पैरेलल लाइन है एक पैरेलल लाइन है, अगर ये पैरेलल लाइन है अगर इस तरह काट रहा तो ये आपका करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होता है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आपका जो आई है यहाँ पे एंगल आई हो जाएगा और यहाँ पे जो एंगल आर है यहाँ पे एंगल आर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल देखें ए डी सी में, ट्राइंगल ए डी सी में, ठीक है ना, टेन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन आर इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी डिवाइड बाई ए डी, ए सी डिवाइड बाई ए डी। ए डी क्या हमारा एच डैश है, ए डी इक्वल टू क्या था हमारा अपरेंट हाइट एच डैश, तो इसको लिख सकते हैं ए सी बाई एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आर। क्योंकि अगर स्मॉल है तो टेन आर इक्वल टू आर लिख सकते हैं, तो ए सी बाई एच डैश इक्वल टू आर। अगर यहाँ पे आए ट्राइंगल आपका ए बी एंड सी में, ट्राइंगल ए बी सी में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टेन आई इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी। ए सी क्या है हमारा, ए सी अपान क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल हाइट क्या था, रियल हाइट हमारा एच था, तो ए सी अपान एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं आई, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आई इक्वल टू लिख सकते हैं आपका ए सी बाई एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 इंटू ए सी बाई एच इक्वल टू n1 इंटू क्या है ए सी बाई एच डैश। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n2 बाई एच इक्वल टू हो जाएगा n1 बाई एच डैश। हमारा एक फार्मूला हो गया। अब एच डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच डैश इक्वल टू लिख सकते हैं n1 इंटू एच डिवाइड बाई n2, ठीक है। एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 इंटू एच डिवाइड बाई n2। यहाँ पे एच डैश क्या हमारा अपरेंट हाइट, यहाँ पे एच डैश की वैल्यू किसके है, रियल हाइट के टर्म में। अब n1 बाई n2 इक्वल टू क्या है, हमने पढ़ा है 1n2 इक्वल टू होता है n2 बाई n1। यहाँ n2 क्या है, n2 ग्रेटर देन n1 है, ठीक है ना। तो 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 बाई n2। तो यहाँ पे n2 बाई n1 को अगर हम n लिखें, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h बाई n, ठीक है ना।
अगर किसी मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसका जो अपरेंट हाइट है उससे डिवाइड करने पे हमारा फाइंड होता है। तो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई एन। ओके, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng is equal to 3/2 and the refractive index of water is 4/3. What is the refractive index of glass with respect to water is? यानी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। यहाँ पे जो हमारा Ng है ये इसको कहीं कहीं म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अगर इसको म्यू जी भी लिखा रहा है तो ये भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, ठीक है। चाहे एन या म्यू किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको गिवन क्या है, हमारा गिवन है Ng इक्वल टू 3/2 एंड Nw इक्वल टू 4/3, ठीक है ना। हमारा Nw और Ng दिया हुआ, हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम क्या लिखते हैं उसको Wng शो करते हैं, ठीक है ना। Wng का मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जो राइट साइड में होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके रेफरेंस में, वाटर के रेफरेंस में। तो Wng इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा राइट साइड में होता है Ng डिवाइड बाई Nw, ठीक है ना। यहाँ पे Ng क्या है, यहाँ पे जो गिवन है Ng ये क्या है, आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी हो सकता है या विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। यहाँ पे अगर हम एयर या वैक्यूम कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे क्या है 4/3 है। दोनों का अगर रिफरेंस या रिस्पेक्ट सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ng बाई Nw। Ng क्या क्या वैल्यू है 3/2 डिवाइड बाई 4/3 क्या हो जाएगा 9/8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9/8। ओके, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास रहता, सपोज करिए यहाँ पे क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। यहाँ पे क्या था हमारा जो क्वेश्चन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आंसर क्या आया 9/8। अब यहाँ पे अगर हमारा Wng की जगह हमारा Gw होता, Gw इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो यहाँ Gw इक्वल टू होता 1/Wng, क्योंकि हमने पढ़ा था Wng मल्टीप्लाई बाई Gw इक्वल टू क्या होता 1 होता। तो Wng यहाँ पे गिवन है तो Gw क्या होता 1/Wng। अब 1/Wng क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/9 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/9। हमारा जो आंसर किसके लिए है, ये हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इस तरह अगर कोई भी निकालना हो तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। हमारा यहाँ पे एक ग्लास है, ये वाटर है, फिर यहाँ पे एयर है। हमारा जो ग्लास से एक ऐसी लाइट रेज डाली जा रही है जो एयर ग्लास में जो क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास का, उसी एंगल पे यहाँ पे लाइट रेज डाली जा रही है। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि जब ये लाइट रेज इमर्जेंट होगी, इमर्जेंट जो रे होगी हमारा एयर में, उसमें क्या एंगल बनाएगी, हमारा क्या एंगल फाइंड करेगा। ये हमारा गिवन फिगर है जिसमें हमको गिवन है Ang इक्वल टू 3/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 है। अगर हमारा क्रिटिकल एंगल सी पे डाला जा रहा है, अगर एक ग्लास और एयर होता तो वहां पे जो क्रिटिकल एंगल होता है वही एंगल यहाँ पे डाला जा रहा है, यहाँ पे गिवन है इन क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा साइन सी इक्वल टू क्या होता, साइन सी इक्वल टू होता 1/n। यहाँ पे n क्या करेगा, आपका n क्या है Ang, जो कि हमारा गिवन था। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/Ang इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। यानी जो यहाँ पे सी एंगल है उसका साइन वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब हमारा एंगल यहाँ पे सी है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सपोज करिए यहाँ पे आर है। अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए एंगल आर होगा, क्योंकि यहाँ पे जब पहला लाइन इंसेक्ट करती है, अगर सपोज करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो इस तरह का है, अगर इस तरह का पहला लाइन इंसेक्ट करी तो अगर ए आर है तो क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाता है आर हो जाता है। तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आर है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक ग्लास से किस में जा रहा है, वाटर में जा रहा है,
यानी GNW हमारा ग्लास से वाटर। GNW इक्वल टू क्या होता है? GNW इक्वल टू होता है ANW अपॉन ANG। ANW की वैल्यू हमारा फाइंड है, क्या है? 4/3 डिवाइड बाई 3/2। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4/ANW दिया है, 4/3 डिवाइड बाई 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/9। तो हमारा GNW क्या हो जाएगा? 8/9। अब यहाँ पे जो साइन R की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे साइन C बाई साइन R इक्वल टू क्या होगा? यहाँ लिख सकते हैं साइन C अपॉन साइन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? GNW। ठीक है ना? ये हमारा GNW होगा, GNW। तो हमारा साइन C अपॉन साइन R, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल का काम क्या करेगा? C। तो साइन C की वैल्यू हमको पहले से फाइंड हो गई 2/3, और यहाँ पे साइन R, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? 2/3 डिवाइड बाई साइन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? GNW 8/9। तो साइन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन R इक्वल टू हो जाएगा 2/3 डिवाइड बाई 8/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/4। अब यहाँ पे साइन R की वैल्यू फाइंड हो गई 3/4। अगर हम इसको यहाँ पे लिख लें, हमें वैल्यू फाइंड हो गई थी साइन C इक्वल टू था हमारा 2/3 और साइन R इक्वल टू हमारा है 3/4। ठीक है ना? अगर हम इसको अब इरेज थोड़ा कर लें, अब हमारे यहाँ पे क्या है? हमारा जो एंगल यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे क्या करेगा? यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो यहाँ साइन R डिवाइड बाई साइन R डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही का काम करेगा और R डैश का काम करेगा। तो साइन R डिवाइड बाई साइन R डैश इक्वल टू क्या होगा? ये वाटर टू कहाँ? एयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? WNA। ठीक है ना? वाटर टू एयर, मैंने बताया था जिधर से आपका इंसिडेंस रे आपका पास करती है, जिस मीडियम से ट्रेवल करती है, जिस मीडियम से इमरजेंट होती है, जिसमें आपका ये पास करती है, वो आपका WNA, यानी वो मीडियम आपका इधर रहता है, किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? यहाँ के एयर के रिस्पेक्ट में। तो WNA हमारा गिवन क्या है? ANW गिवन है। ANW इक्वल टू क्या है? 4/3। तो WNA क्या हो जाएगा? WNA इक्वल टू हो जाएगा 1/ANW इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। तो हमारा WNA की वैल्यू यहाँ पे 3/4 है। यहाँ पे साइन R की वैल्यू हमको फाइंड हो चुकी है 3/4। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा साइन R डैश इक्वल टू हो जाएगा साइन R डिवाइड बाई WNA। ठीक है ना? साइन R की वैल्यू आपका 3/4, और यहाँ पे क्या है? WNA की वैल्यू 3/4, ये क्या हो जाएगा? 1। तो साइन R डैश इक्वल टू 1, 21 R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? R डैश इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री पे ही साइन की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना था? जो हमारा इमरजेंट रे है वो नॉर्मल से कितना डिग्री बना रहा है, तो हमारा कितना डिग्री बनाएगा? ये 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब जब ये क्या होगा? ये आपका 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे R डैश की वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? आंसर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि हमारा ये R डैश की वैल्यू क्या होगी, हमारा ये एंगल कितना होगा, R डैश एंगल कितना होगा। तो R डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री। ओके।